फैसिलिटी सेंटर है वो गठित करना चाहिए था, वो कई राज्यों में अभी तक गठित नहीं की गई है। इसलिए ये जो कानून है उसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिलता नहीं है। तो ये जो है बात इसके अंदर हमारे अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है ये बात की गई है। और अगर हम इसके लिए वर्कर फैसिलिटी सेंटर गठित करने के लिए हमारे सभी अगर गवर्नमेंट की एजेंसी है उनके माध्यम से हमने अगर इसको एप्लीकेबल करने के लिए कोशिश की तो हमारे जो वर्कर है उनको इसके लिए फैसिलिटी मिल सकती है। दूसरा जो कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, भवन और अन्य निर्माण अधिनियम 1996, ये एक कायदा है। और ये जो कानून है ये जो है मजदूरों के लिए सेस जमा करने के लिए ये कानून बनाया गया है। किंतु क्या होता है हमारे अनऑर्गेनाइजर सेक्टर के जो वर्कर है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की वजह से या फिर उनके माइग्रेंट होने की वजह से इनका पंजीकरण नहीं होता है और इसकी वजह से ये जो सेस है ये हमारे वर्कर भाइयों को नहीं मिलता है। और हर स्कीम में हमें देखते हैं कि अलग अलग ये मजदूरों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसी की वजह से हम देखते हैं कि कुछ जो स्कीम का फायदा है हमारे जो श्रमिक भाई है उन्हें नहीं मिलता है। और दूसरी समस्या ऐसी है कि काफी हमारे जो श्रमिक भाई है वो अनपढ़ होते हैं, उससे उन्हें उनके हक के बारे में पता नहीं होता है। तो मर्जी जैसी संगठना है, आप जैसे जो सोशल वर्कर हम आज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, सुरेश पाटिल जी है और बाकी बहुत से आज से ये वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी बहुत से इसमें काम करते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इन सबसे पहले हमारे मजदूर भाइयों को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन जो है हमारे श्रम अधिकारी जो लेबर ऑफिसर होते हैं उनके पास अगर हम करते हैं तो निश्चित ही मैं बोलूंगा कि ये जो दोनों कानून है उसके अंदर हमारे श्रमिक भाइयों को फायदा पहुंच सकेगा। और इसके बाद में क्या होता है अगर इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इनको ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पे हम वो जो साइट है कंस्ट्रक्शन की साइट है उसके ऊपर अगर वो 90 दिन तक 90 डेज तक अगर उन्होंने काम किया है तो काम करते हैं और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ठेकेदार होते हैं उन्होंने मजदूरी की पर्ची अगर हमारे श्रमिकों को दी तो उनका पंजीकरण हम श्रम अधिकारी से लेबर ऑफिसर से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे जो मजदूर भाई है उनको श्रम ऑफिस में जाके या हमारे हमने लास्ट टाइम भी गोरेगांव में हमने जो कैंप लिया था उसके अंदर भी बताया था कि हम ये जो हमारे मजदूर श्रमिक भाई है उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पीएलवी और डॉल्फी डिसूजा है, सुरेश पाटिल जैसे है, सीएचआरआई की टीम है, उनके माध्यम से हम जो सभी श्रमिक भाइयों की लिस्ट लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और उसके लिए क्या करना जरूरी होता है कि हमारे श्रमिकों के 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, उनका एज सर्टिफिकेट और जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी मजदूरी की पर्ची, ये सब लेके हम हमारे लेबर ऑफिसर के पास अगर हम जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हम इजीली करा पाते हैं। और उसके बाद में जो भी बेनिफिट्स है इस कानून के अंदर ये हमारे श्रमिक भाइयों को मिल पाएगा। अभी ये जो नालसा की स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है? तो हमारे जो भी श्रमिक भाई है उनको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए कि जिस वजह से जो श्रमिक भाई है जिनको बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ता है उनको ये कानूनी सहायता की तरफ से, ये डीएलएसए की तरफ से माध्यम से हम हमारे श्रमिक भाइयों को मदद पहुंचा सकेंगे। जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो भी इसके अंदर गैप्स है वो फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करने की इसमें बात की गई है। और हम देखते हैं कि ये जो हमारे मजदूर भाई है उनकी पहचान नहीं होती है, इसलिए उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन करके उनकी लिस्ट बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन करने की बात इसके अंदर की गई है। जो हमारे एम्प्लॉयर है मतलब जो काम देते हैं और जो हमारे वर्कर है
उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसमें बात की गई है। तो अवेयरनेस कैसा करेंगे? तो अवेयरनेस हम हमारे वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि अब हमें मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से 144 सीआरपीसी लगा है, हम एक साथ 5 के ऊपर नहीं मिल सकते हैं। इसलिए ये कोविड-19 के जो भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आए हैं, तो हमारे पास माध्यम ये है कि हमारे जो एम्प्लॉयर और वर्कर है उनको अवेयरनेस कराने के लिए हम वेबिनार का प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे जो है पुस्तिका बना सकते हैं, छोटी पुस्तिका जिसके अंदर हमारे मजदूर भाइयों के हक के बारे में और उनके लिए जो भी है कानून क्या क्या है इसके बारे में हम उन्हें अवगत करा सकते हैं। ऐसे सब उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इसके अंदर क्या बताया नालसा स्कीम में? तो नालसा स्कीम ने बताया कि हर राज्य में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक स्पेशल सेल खोलना चाहिए, और स्पेशल सेल के अंदर कौन मेंबर होंगे? तो हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट जो लेबर लॉ में प्रैक्टिस करते हैं वो उसके अंदर मेंबर होंगे, एक्सपर्ट काउंसलर होंगे, एनजीओ होंगे, मर्जी जैसी एनजीओ है और बाकी सीएचआरआई जैसी एनजीओ है, वो भी उसके अंदर काम कर सकते हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स है, ये सब जो है इस स्पेशल सेल के मेंबर हो सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या होगा कि एक तो गवर्नमेंट एजेंसी से जो है कोऑर्डिनेशन करा के हमारे मजदूर भाइयों का रजिस्ट्रेशन कराना, दूसरा समाज में हमारे मजदूरों के हक के बारे में उनको लीगल अवेयरनेस कराना। अगर हमारे मजदूर भाइयों को कोई भी लिखने पढ़ने की अगर समस्या आती है, वो अर्जी नहीं लिख पाते हैं, तो उन्हें उनके ये अर्जी लिखने के लिए मदद करना। अगर कोर्ट में अगर उनके हक के लिए कोई लड़ाई लड़ना है, तो हमारे जिला विधि सेवा प्राधिकरण मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आप कोर्ट में जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं, मतलब केस फाइल कर सकते हैं। और फ्री लीगल एड जो है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में जो सेक्शन 12 है, उसमें जो श्रमिक जो मजदूर होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, उन्हें फ्री में लीगल सर्विस जो है देने की बात की गई है। तो जो भी हमारे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे मजदूर भाई है जिन्हें लेबर कोर्ट में अगर केस फाइल करना है, तो आप जरूर लीगल सर्विस अथॉरिटी की हेल्प से उन्हें कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए मदद करा सकते हैं। और इसमें आखिरी बात ये की गई कि हमारे जो वर्कर है उनकी पहचान करा के उनको जो है उनका रजिस्ट्रेशन करा के एक उनकी पहचान बनाना और उनको मदद पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। और जहाँ पर भी जो वर्क फैसिलिटी बोर्ड है गठित नहीं हुए हैं, उसे गठित करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी से जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन करा के ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाना, ये हमारा उसके अंदर मकसद है। तो अगले हमारे डीएलएसए के सदस्य हैं और एडवोकेट्स हैं और मर्जी संगठन के जो भी सदस्य हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर हमारे श्रमिक भाइयों के लिए अगर एक्चुअल में हम उनके लिए मदद करना चाहते हैं, तो उनकी एक हमें यादी सबसे पहले बनाना ज़रूरी है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो आपके आजू-बाजू में जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं, उनकी आप सबसे पहले यादी बनाइए, और वो यादी हमारे डीएलएसए की तरफ अगर हम पहुँचा सकते हैं, तो हम आपके मदद से लेबर कमीशन ऑफिस में मुंबई में उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराने की जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, और उनको इस जो लेबर एक्ट के अंदर जो भी बेनिफिट्स है, वो हम उनको देने के लिए यहाँ पर मदद कर सकते हैं। तो भाइयों, मुझे जो यहाँ पर समय दिया था उस हिसाब से मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। और मेरे साथी जो है हितेंद्र वानी साहब यहाँ पर जुड़े हैं, उनका भी मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और आप मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। सर, अब मैं हमारे अगले पटेल जी, जो एक सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 1981 से कार्य करते आए, निर्मला निकेतन के तहत परियोजनाओं से जुड़ रहे हैं। सुरेश पाटिल सर पिछले कई दशकों से सामाजिक क्षेत्र में है।
उन्होंने एमएसडब्ल्यू किया है। उन्होंने मुंबई के कई एनजीओ में सोशल वर्कर के रूप में काम किया है। सुरेश सर लगभग 12 टन के सचिव के पद पर काम करते। CFTUI कन्फेडरेशन फॉर द फ्री ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया, इसमें वो सचिव है। सुरेश सर जी, आपसे हाँ सर, गुजारिश करता हूँ आप अपना किस सवाल कर सकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो सर ऑडिबल है, आप बोलिए। अगर जिला से अधिक सर ने कहा, जिस तरीके से 93% असंगठित क्षेत्र के कामगार है और 7% संगठित कामगार जो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 122 सेक्टर है। उस 122 सेक्टर के अंदर अलग अलग सेक्टर जो है वो असंगठित क्षेत्र के कामगार है। इस देश का आर्थिक विकास में हमारा ये अविभाज्य घटक है जो कि असंगठित क्षेत्र के कामगार। लेकिन आज भी उन्हें लेबर राइट्स और सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, और उनके राइट्स के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग संस्था और अलग अलग संगठन काम कर रही है। आज मुझे जो विषय दिया गया है हमारी संस्था की तरफ से कि डोमेस्टिक वर्कर जो है, स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर जो इस शहरों का विकास करने में, उनका आर्थिक विकास करने में बहुत से बड़ा योगदान है। डोमेस्टिक वर्कर की अगर बारे में हम बात करेंगे तो एक गरीब परिस्थितियों से, आर्थिक परिस्थितियों से वो काम करते हैं। चार दीवारों के साथ में वो काम करते हैं। उन्हें वो जो काम करते हैं उस बस्तों घरों में, सरकार के अंदर बिल्डिंगों में एक बहुत बड़ा जो काम है वो करते, जो लोगों के सामने नजर में नहीं आता। बच्चों को संभालना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, वृद्धों की सेवा करना, ये ऐसे काम हमारे घरेलू कामगार करते हैं। लेकिन आज भी उस घरेलू कामगार को हमारे दर्जा नहीं दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि घरेलू वेलफेयर बोर्ड जो बना, कल्याणकारी जो बोर्ड बना है, वो कैसे बना है उसकी भी जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड बनने के पहले 2008 के पहले एक अधिनियम निकला, हमारा कानून निकला। लेकिन ये कानून कैसे निकला इसकी जानकारी हमारे कार्यकर्ता को और हमारे संगठन में काम करने वालों को पता होना चाहिए। हमारे घरेलू कामगार जब काम कर रहे थे उनके ऊपर शोषण हो रहा था, उनको कोई भी सुविधा नहीं हो रही थी। इसलिए 2000 पहले बड़े बड़े निवेदन दिए गए, कामगार मंत्रियों को मिलने गए, मोर्चा आंदोलन किए। उसके बाद 2008 में एक अधिनियम आ गया और एक स्वतंत्र घरेलू कामगार बोर्ड के महाराष्ट्र ने निर्माण किया। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति हमने किस तरीके से काम करते समय हमारे सामने आई। 2008 में तो अधिनियम निकला, बोर्ड तो आ गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेशन करना, इसका जो अमल बजावनी करना, ये काम के लिए कम से कम 3 साल लगे। और 12/8/2011 में इसका इम्प्लीमेशन हो गया। इसका एक महाराष्ट्र घरेलू बोर्ड करके निर्माण हो गया। अब ये बोर्ड कैसे बन गया, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसकी भी जानकारी हमारे साथियों को होना जरूरी है। इस बोर्ड में प्रधान सचिव जो वहां के अध्यक्ष बन गए,
कामगार आयुक्त तो उसके सचिव बन गए, 5 शासकीय कामगार आयुक्त बन गए, 11 कामगारों के प्रतिनिधि उसमें आ गए, 11 मालिकों के उसके अंदर प्रतिनिधि आ गए। इस तरीके से 27-28 लोगों का एक बोर्ड बन गया, जो एक त्रिसदस्यीय उसको बोला जाता है। यानी तीनों प्रकार के लोग उसमें आ गए। और जब बोर्ड होने के बाद, बोर्ड होने के बाद उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि हम घरेलू कामगारों को किस तरीके से इनको इस योजना का लाभ दिया जाए, क्या 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 उनके लिए होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ नियम बनाए, इसमें पहला नियम कि जो घरेलू कामगार जिनकी उम्र, जिनकी 18 से 60 से इसे घरेलू कामगार को नोंदित किया जाएगा। इसके होने के बाद यह किया गया कि ये नोंदित कामगार के लिए एक फॉर्म निकाला जाए, इस तरह के इन्फॉर्मेशन जो है आना चाहिए। और इसी के साथ कार्ड है, जन्म दाखिला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड की जरूरत उनको लगती है। उसके बाद में उनके बैंक उस बुक है, वो सब लगते हैं उनके। और साथ ही साथ जिस घर में जो काम करते हैं, जिस मालिक के वो काम करते हैं, उनका एक प्रमाण पत्र होता है कि 100 महिलाएं हमारे यहाँ पे काम करती है। ये फॉर्म भरने के बाद, ये डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उसके ऊपर अटेस्टेड करना पड़ता है एसओ का। वो करने के बाद वो फॉर्म भरने के बाद हम लोग वो फॉर्म लेके हमारे कामगार भवन है या बांडा में लेबर कमिश्नर के पास जाने के बाद, वहां जाने के बाद वो फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। करने के बाद उनका जो क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो मालिक क्या, जब वो कहते कि हाँ ये व्यक्ति या ये महिला घर का अपन हमारे पास करती है, तब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ जाता है। और उसके बाद वो हमको फोन करते हैं। फोन करने के बाद कहते कि आपने जो 20-25 फॉर्म दिए थे, वो फॉर्म आपके हो गए हैं, आप इसके पैसे भरने के लिए आइए। ये होने के बाद 90 रुपीज जो है उनको नोंदित करने के लिए, उनका फी भरने के लिए 90 रुपीज भरना पड़ता है। और 90 रुपीज भरने के बाद 1 साल के लिए, 90 रुपीज भरने के बाद उनको एक पावती दी जाती है। महाराष्ट्र घरेलू कामगार बोर्ड की तरफ से एक पावती दी जाती है। उस पावती को मिलने के बाद वो 1 साल के बाद उसका नूतनीकरण करना पड़ता है। और नूतनीकरण के लिए 60 रुपीज देना पड़ता है। ये शुरुआत होने के बाद अब उसकी योजनाएं क्या है, उसका बेनिफिट क्या देंगे हमारे लिए। हमारे घर का नोंदित में बनना है, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट बनना है। उसके बाद में सम्मान धन की योजना उसमें डाली गई। जो घरेलू कामगार 55 ईयर्स के हो गया, उनके लिए 10,000 रुपये दिया गया। उसके बाद प्रस्तुति जो लाभ होता है उसके लिए 5,000, 2 बच्चे तो उनको 5,000 रुपया दिया गया। अंत विधि के लिए यानी हमारा नोंदित वर्कर अगर एक्सपर्ट हो गया तो उनके 12,000 को 2,000 रुपये दिया जाए। उसके बाद और स्कीम थी कि नेशनल डेट आ जाता है तो 37,000 रुपये दिया जाता है। एक्सीडेंट में अगर डेट आ जाती है तो 75,000 दिया जाता है। और एक्सीडेंट में अगर अपंगत्व आ गया, पूरा काम नहीं कर सकता, उनके लिए 75,000 दिया जाता है। और अपंग के लिए जो ज्यादा नहीं है उनके लिए 37,000 दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा जो वेलफेयर बोर्ड की जो योजना का स्कीम है, ये सरकार ने या बोर्ड ने हमारे सामने रखी है। हम लोगों ने 20 लोगों को सम्मान संगठन की अध्यक्ष एडवोकेट विद्या पाटिल, इन्होंने उसके पीछे भागकर, और हमारे जो कार्यकर्ता है मंडा बच्चा, जो भी हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने उसके पीछे लग के 19 लोगों को योजना का लाभ दिया गया। साथियों, ये आपको स्कीम के बारे में, योजना के बारे में बताने के बाद, ये योजना 2014 तक, 30 से 2014 तक ये चालू रह गई। उसके बाद ये खत्म की गई और 2015 में 27/3/2015 में इसको एक जो हमारे विकास अधिकारी है, विकास कमिश्नर को, उनको यह सौंपा गया और 30 सदस्यीय मंडल बंद हो गया। अब रहा सवाल ये कि ये जो स्कीम है बोर्ड की, मैं आपके सामने रखा कि किस तरीके से हमने शुरुआत की। हमने 500 लोगों के फॉर्म हमारे संगठन की तरफ से भरा गया। अब ये होने के बाद योजना का लाभ कैसे लोगों को तक मिलना चाहिए, होने के बाद हम लोग को जो दिक्कतें आती है, चैलेंजेस आती है, वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। जब ये बोर्ड का काम
बहुत धीमी गति से हो गया। वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ नहीं था। हमारे घरेलू कामगार के मालिक फॉर्म भरने से इनकार, कुछ लोग इनकार करने लगे, उन्हें डर लगा कि ये फॉर्म क्यों भरे। हमने समझाया कि घरेलू कामगार को ये बोर्ड की तरफ से योजना का लाभ मिलता है, इसलिए आप उनको ये फॉर्म भर के दे दीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया। इसीलिए हम लोगों को बहुत से दिक्कतें हुए जिन का हम घर कामगार का नोंदनी नहीं कर सके। साथ साथ मालिक जो है कभी भी काम पे से निकाल देते, चोरी का इल्जाम लगाना, पुलिस केसेस करना, ये सभी बातें जो है और बहुत से केसेस संगठन की तरफ से हैंडल किया गया है। तो साथियों, कहना यह है कि हम जब काम करते हैं, और भंडारी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि अगर लोगों के लिए न्याय के लिए अगर काम करना है तो ये सब दिक्कतों को भी हमको कैसे उसको निपटाना है, कैसे हम साथ मिलकर इसको काम कर सकते हैं। हमारे घरेलू काम क्या हो, चाहे 122 असंगठित क्षेत्र की, उनके कुछ भी फायदा, एक बेनिफिट नहीं है। इसका विकास में उनका मुख्य घटक है। और मुझे ये कहना है कि 90% डोमेस्टिक महिला काम कर रही है इस मुंबई शहर में, पूरे देश में, जिसके वजह से सरकारी ऑफिसर हो, चाहे बंगले का अधिकार हो, या जो भी है, वो अपना काम पे चले जाते हैं और जिसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। बहुत से कम ना कोई ऐसा कि दवा, अगर बीमार भी गिर गए तो भी उनको पगार नहीं दिया जाता है। और दुख की बात ये लग रहा है सर, सभी साथियों, कोविड के अंदर हमने सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री से मांग की कि इन लोगों को आर्थिक लेखा लिखा आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन वहां पे भी दिया गया नहीं है। मालिकों से रिक्वेस्ट की, मालिकों ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, मालिकों ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज 1500 रुपए का डिक्लेरेशन किया गया हमारे साथी सरकार ने। हम बार बार उनके कांटेक्ट में, ये कहना इसलिए कि हम उसके पीछे पड़े हैं। हमने कांटेक्ट किया उनके लेबर कोर्ट में, तब कह रहे कि अभी 5-6 दिन के बाद शायद वो पैसा रिलीज करेंगे। और अब दूसरी एक बात, 27 अभी 13 मार्च को 21 मार्च को हमारे अर्थ मंत्री जी ने एक अलाउंस किया 250 करोड़ रुपया घरेलू कामगारों के लिए संत जनाबाई योजना करके, इसके कल्याणकारी के लिए और उनके बेनिफिट के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया कि किस तरीके से संत जनाबाई, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि महिलाओं के लिए कम से कम महाराष्ट्र सरकार ने ये जो योजना लाई है, लेकिन ये योजना तुरंत कैसे किस तरीके से होगी ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी साथियों को जिस तरीके से हमारे डीएलए से हमारे साथ ज्वाइन होकर हमारे सपोर्ट में काम कर रहे हैं, हम लोग भी, कुछ लोग संस्थाएं नए लोग हैं, और हम ये चाहते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जितने भी साथ में मिले, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कामगार को सबसे पहला उनको ज्वाइन करना, उनको इकट्ठा करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनको समझाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब उनको संगठित हम करेंगे, उनके राइट्स के लिए हम लोग तय करेंगे, तब कहाँ ना कहाँ उनको न्याय देने के लिए काम हो सकते हैं। और हम सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि डीएलएस जैसी संस्था अगर हमारे साथ में है, ज्यादा से ज्यादा हम यही कोशिश करें कि उनके थ्रू से जितने भी बेनिफिट मिलते हैं, लेबर बोर्ड की तरफ से जितने मदद मिलते मिलनी चाहिए, क्योंकि लेबर बोर्ड ने जो कुछ योजना बनाई है उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमारे नोंदित वर्कर को नहीं मिल रही है। इसलिए वो वेलफेयर बोर्ड में कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ योजना में बदलाव होना चाहिए। हमारे वर्कर को ऐसी योजना की मरने के बाद उनको बेनिफिट उनके फैमिली को तो जरूरी है। हमारी मांग है सबसे पहली उनको आरोग्य की सेवा, ये शायद तो पहले सबसे पहले देना चाहिए। उनको पेंशन कम सके, हमारी पेंशन योजना ये सही है। और सरकार ने मिलकर, दोनों ने मिलकर ये पैसा जमा करके ये हमारे को डोमेस्टिक वर्कर को लाभ देना चाहिए, ताकि एक सही तरीके से उनको बेनिफिट मिले। तो मेरा यही कहना था कि साथियों, हम कामगार काम करते समय बहुत सी तकलीफें, बहुत से अड़चने, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करते समय बहुत से लीडर निराश हो जाते, कई वर्कर हमारे को बेनिफिट नहीं मिलने के बाद नूतनीकरण नहीं करते। तो सरकार में ये मालिक का भी नोंदनी होना चाहिए, सरकार में उसका भी होना चाहिए, दबाव होना चाहिए। और आज
जो एक सूत्री जो बोर्ड है उसको तुरंत बदलकर अब 30 सक्रिय रहना चाहिए ताकि सभी लोगों को बिजली मिल जाए। धन्यवाद मेरे साथियों। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हाँ, एक मिनट काले जी, मेरे ख्याल से वैसे कि आप 2 शब्द अगर हमारे सभी पार्टिसिपेंट से लेबर लॉ के बारे में अगर कुछ करेगा। वाणी सर। सर्वप्रथम मैं मर्जी संगठन के मंच पे सम्माननीय सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण के वाणी सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर माफी चाहूंगा कि देर से हमने आपका इंट्रोडक्शन किया। तो जैसे कि अभी सम्मान धन्यवाद भंडारी जी, धन्यवाद पाटिल जी। सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता। सर आपका क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। वाणी सर, we welcome you on this platform. We are waiting to hear you. क्वेश्चन काय असेल अशोक सर, तुम्ही थोड्या वेळाने विचार, कारण की सर आले काय त्यांना 2 शब्द बोला। Thank you very much for inviting me. I heard Sri Bhandari sir as well as Suresh Patil sir. They provided very good information and on चाहूंगा कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण आप सभी कामगारों के साथ में हमेशा खड़ा है और इसके बाद में भी मतलब आपको जो भी लीगल एड असिस्टेंस चाहिए और साथ में जो भी अपने लेबर कमिश्नर की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही है, जिनके बारे में विस्तृत में जानकारी सुरेश पाटिल जी ने दिया है, तो ये योजनाओं के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में भी जिला विधि सेवा प्राधिकरण आप सभी का यहाँ पे हेल्प करेगा और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो ये इंश्योर यहाँ पे करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे मेरी बात रखने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वाणी सर। जिला विधि सेवा प्राधिकरण और मर्जी संस्था ने ये जो आज कार्यक्रम रखा है, तो एज अ पैनल लॉयर मैं कहूंगी कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आज जिला विधि सेवा प्राधिकरण के दोनों भी सचिव, मुंबई के सचिव वाणी सर और उपनगर के सचिव भंडारी सर, दोनों इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है। और ये हमें बताता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करना दोनों को ही बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि सारे जो प्रोविजंस है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और जानकारी पहुंचे। विद्या पाटिल मैडम जो है उनका भी स्वागत करती हूँ। विद्या पाटिल मैडम एडवोकेट है और वो सुरेश पाटिल जी की वाइफ है और वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत काम करते हैं, तो विचाराई के है, उनका भी यहाँ स्वागत करती हूँ। डॉल्फी, वी वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्नेहा संस्था से जो हमारे साथी जुड़े हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और बहुत सारे एनजीओ से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, सख्या वगैरह से जुड़े हैं, से जो साथी जुड़े हैं, थैंक यू यहाँ आने के लिए। नाउ आई थिंक वी कैन ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मेरा एक सवाल था कि जैसे सर बता रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट लगता, बता रजिस्ट्रेशन के लिए असंगठित काम
कामगार वालों के लिए। अंशु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा था, आवाज कट हो रहा था। ओके, क्वेश्चन एक बार रिपीट सॉरी। कर दीजिए आप। जैसा कि सर ने बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए संगठित कामगार वालों को, तो मुझे जानना था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। ये सवाल सर सुरेश सर जी। हाँ, आवाज चालू करा सुरेश सर. अनम्यूट करावं लागेल. विद्याताई, तिकडून बंद आहे, unmute. तिकडून बंद आहे वाटतं. नाही, त्या माईकला क्लिक करा. माईकला क्लिक करा, माईकला. हा, ते- नमस्कार. तुमच्या मोबाईल वरून बोललं तरी चालेल. पाटील मॅडम, मग विद्याताईंनी हा. पण जॉईन केलंय ना. हा. तुमच्या मोबाईल वरून चालेल. बोला ना. पाटील मॅडम, जरा. तुमच्या मोबाईल वरून सर. हेलो आला. आला आवाज ना? अच्छा, सर, ये तो आवाज जो आ सवाल रहा है। जो सवाल पूछे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें पहली बात है कि आपका एज ग्रुप क्या होगा, डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी। तो सबसे पहली बात है कि आपका उम्र के बारे में आपका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होगा, या तो आपका जन्म का दाखिला होगा, उसके बाद में आपके पास बैंक के होने चाहिए, आपका वहाँ होना चाहिए, और में आप काम समझ कि ये यस सर। सर उत्तर भारतीय है, हमारे उत्तर प्रदेश से है, तो लोगों के पास यहाँ पे खुद का घर नहीं है, या फिर खुद का घर है तो राशन कार्ड नहीं है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो कंपलसरी है राशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट? बर्थ सर्टिफिकेट है तो जन्म का दूसरा कोई प्रूफ है क्या, लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल का, आधार कार्ड आपके पास है क्या, आधार कार्ड भी चल सकता है, लिविंग स्कूल में गए हो आप, लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी सकता है, पेशेंट इंडिया में अलग अलग संगठन, पॉलिटिक्स संगठन, एनजीओ सभी लोग अपने अपनी तरफ से लोगों को संगठित करके उनको राइट मिलाने का काम करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग तरीके का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। हम लोगों को कामगारों को उसके लिए जागरूक होना जरूर है, क्योंकि जब भी हमारे प्रॉब्लम्स हो, आदमी जो या संगठन का आदमी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं या सही हमारे योजना का लाभ दिलाने के लिए काम कर रहा है, उसकी भी जानकारी हमारे कार्यकर्ता को होना चाहिए। क्योंकि आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं, हम लोगों को संगठित करने जाते हैं, लोगों को ज्वाइन करने से बोलते हैं, तब बोलते हैं सर वो बाकी के यूनियन वाले आए बहुत पैसा लेके गए, हमको कुछ लाभ नहीं मिला दिया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अगर आपको सही तरीके से अगर कार्यकर्ता है, अगर कामगारों के लिए काम करना है, तो हम मिलकर सही तरीके से, हम अभी पैसा नहीं लेंगे लोग, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो योजना है, इस योजना की हमको खुद को पहले जानकारी होना चाहिए। हम इस योजना की जानकारी लेने के बाद, मैंने कहा कि डीएलएसपी हमारे साथ में काम कर रही है, लेबर कमिटी के पास जाके हम इसकी काम तो किस तरह से हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, और मैं आपके साथ में सहयोग देना चाहता हूँ जैसे डीएलएसपी का। धन्यवाद।